आज का पॉडकास्ट काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हम जब कोई भी काउंसलिंग या किसी चीज की परामर्श या एडवाइस देते हैं तो वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लेनी चाहिए। एक तो वो बच्चे होते हैं जो प्लस टू पास करके आते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता। एक वो स्टूडेंट्स या वो ग्रुप रहता है जो कि ऑलरेडी एक एमबीबीएस की डिग्री खुद करके बैठा हुआ है और फर्दर स्टडीज के लिए कोशिश कर रहा है कि कहीं पे उसका पीजी में वो चाहे सर्जरी हो या मेडिसिन हो उसमें एडमिशन हो जाए। मैं दीपेन चौबे, फाउंडर होप कंसल्टेंट। आप पीजी कहाँ से करते हैं, वो पीजी रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन जब कोई डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हो और उस नन रिकॉग्नाइज डिग्री को रिकॉग्नाइज कराने की अगर कोशिश की जाए, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए, खास करके कॉलेज के चेयरमैन के द्वारा, उनके द्वारा जो अपॉइंटेड कंसल्टेंट एजेंट या जो कोई भी है उसके द्वारा ये क्लेम किया जाए कि नहीं मेरा डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, और बिना सोचे समझे उन चीजों को, उन दस्तावेजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को शो किया जाए जिस डॉक्यूमेंट्स का अभी भी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं हुआ है। तो आप पीजी इजिप्ट से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, बांग्लादेश से कर सकते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन आप वहां जाते हैं तो ये जानते हुए जाते हैं कि वहां की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है और डे रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस सिलसिले में बातें बहुत है, बात कहाँ से शुरू की जाए, तो आज बात शुरू करते हैं हम लोग नेपाल से। दोस्तों, अभी इस साल से नेपाल में पीजी का जो एडमिशन है इस तरीके से बूम किया है, जैसे मानो कि वहां पे कुछ बाढ़ सा आ गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंटों का रोल नहीं है, इसमें कई कॉलेज के चेयरमैन डायरेक्टर का भी रोल है जो अपने डिग्री को गलत तरीके से बच्चों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं। और खास करके पीजी, जिसको आप एमडी कहते हैं या एमएस कहते हैं। नेपाल के आपको मैं बता दूं कि नेपाल की डिग्री जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे यह दिखाया जा रहा है बच्चों या पेरेंट्स के बीच में कि यह डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, वह अगर उसके अंदर अंदर जाएंगे आप, उसको रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा वो डॉक्यूमेंट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनएमसी के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, आज भी वो पेंडिंग में है। जब ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में है तो फिर इस डॉक्यूमेंट के आधार पे उन अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी की चिट्ठी दिखा के बच्चों को दिग्भ्रमित नेपाल के मेडिकल कॉलेज क्यों कर रहा है, इसको देखेंगे और इसकी पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नेपाल और इंडिया के मेडिकल पीजी को रिसिप्रोकल वे में रिकॉग्नाइज करने की कब से प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, अभी तक क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्या क्या पेपर ऑफ एक्सचेंज हुए हैं, ये तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो नेपाल और इंडिया का जो मेडिकल पीजी डिग्री रिकॉग्निशन की बात है, ये आज से अचानक शुरू नहीं हुआ है। ये काफी अरसे से नेपाल और भारत का ये मानना था, और इसमें कई बार गवर्नमेंट लेवल पे भी बातचीत हुई है कि नेपाल और इंडिया का पीजी एक दूसरे देश के छात्रों के लिए रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए था। उसमें नाम जो दिया गया है इस डिग्री के रिकॉग्निशन के लिए, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पीजी मेडिकल डिग्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमआर पीजी एमडी बोलते हैं। अब ये चीजें अचानक आपके और हमारे बीच में कैसे आ गया, अचानक हमें इस पे बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमें बात करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आज कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बहकावे में, इस लुभावने ऑफर में फंस रहे हैं और एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। अगर मेरे सोर्स सब सही है तो अभी भी कम से कम नेपाल के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए
एमडी के लिए, एमएस के लिए बच्चे एडवांस बुकिंग करा रहे हैं और बच्चों को सिर्फ ये बताया जा रहा है 2 चिट्ठी दिखा के, तो चिट्ठी भी मैं शेयर करूंगा आपको कि यह डिग्री, हमारा डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। अब नेपाल में ये सारी हिस्ट्री या प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करने से पहले हमें एक दो चीज और जान लेनी जरूरी है। पहली बात ये जान लेना जरूरी है कि नेपाल में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की 2 इंस्टीट्यूशन है। एक का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको महाराजगंज या टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। काफी प्रेस्टिजियस, काफी प्रतिष्ठित संस्था है नेपाल के में। दूसरा पीपी कोइराला हेल्थ साइंस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसको बनाया था, अभी उसको नेपाल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। ये 2 कॉलेजेस, जो 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ये 2 इंस्टीट्यूशन के कुछ सीट्स हैं, सारे सीट्स नहीं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। जहां तक मैं सच हूं तो बीपी कोइराला के तकरीबन 7 to 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 7 या 9 हो गए, अभी लेटेस्ट 1-2 डिपार्टमेंट को और बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन 7 to 9 के बीच में उनके डिपार्टमेंट्स रिकॉग्नाइज हैं। इसके अलावा नेपाल में किसी भी मेडिकल कॉलेज का पीजी डिग्री रिकॉग्नाइज इंडिया में नहीं है। फिर ये बात कैसे उठ गई कि नेपाल का एमडी एमएस डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है और करोड़ों रुपया का जो खेल शुरू हुआ बुकिंग के नाम पे या फी के नाम पे, ये किस हद तक जायज है, हम इस पे भी बात करेंगे। अब नेपाल का पीजी कैसे रिकॉग्नाइज्ड हो, इसकी चर्चाएं अचानक शुरू हुई, इसकी कहानी जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट वाइज मैं कुछ चीजों को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा और ये क्लियर हो पाएंगे आप कि सच में नेपाल का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का पीजी डिग्री है वो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, वैलिड नहीं है। देखिए, ये बातें बहुत पुरानी है, बहुत पुराने दिनों से चल रही है। हुआ क्या कि मई 2018 में 2018 मई में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का नेपाल विजिट होता है और उस विजिट के दौरान कई कार्यक्रम, कई एजेंडे पे चर्चा हुई थी, लेकिन उस एजेंडे में एक प्रमुख एजेंडा था कि नेपाल के जो पीजी डिग्री है उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज करवा दी जाए। ये मई 2018 के बाद ये एक स्वरूप में आता है और इस पे चर्चाएं होनी शुरू होती है कि नेपाल के मेडिकल पीजी डिग्री एमडी एमएस को इंडिया में रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए और उसके लिए हमें क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, हमें किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चर्चाएं एक मूर्त रूप लेती है और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ना शुरू होता है। इसी सिलसिले में जब मई 2018 प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट के बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको मोफा भी बोलते हैं, उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी है कि ये जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पीजी मेडिकल डिग्री है इसके ऊपर बातचीत हो। उस समय एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर ने नेपाल मेडिकल काउंसिल के डेलीगेट्स को दिल्ली इनविटेशन आने के लिए इनविटेशन भेजता है और नेपाल मेडिकल काउंसिल, इस सितंबर 19 की बात है, और नेपाल मेडिकल काउंसिल के मेंबर्स दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनकी हाई लेवल मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर एमसीआई के साथ होता है। कई चीजों पे चर्चाएं चलती हैं, सिलेबस से लेके कॉलेज इंस्पेक्शन से लेके सीट्स डिटर्मिनेशन तक, ये सारी चीजें चलते गई। बहुत लंबे तक मीटिंग चला, उसमें बीओजी के साथ आपके जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ भी मीटिंग हुई, कई हाई लेवल मीटिंग चली। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इसको एक शेप दिया जाए और
ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इतनी अच्छी डिस्कशन की दोनों रेगुलेटरी बॉडी के बीच में, दोनों कंट्री के जो रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया के एमसीआई और नेपाल के नेपाल मेडिकल काउंसिल के जो भी डेलीगेशन, दोनों जो मेंबर्स थे, दोनों के जो हाई लेवल ऑफिसर्स थे, इन लोग के बीच में काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुई और ये उम्मीद जगने लगी थी कि अब चल के नेपाल और इंडिया का म्यूचुअल रिकॉग्निशन जो है पीजी का, मेडिकल पीजी का, हो जाएगा। आगे जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो उस मीटिंग के जो बातचीत हुई थी, जो उसके बीच का रिजल्ट आया था, उसमें दो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे। क्योंकि जब दोनों हाई लेवल रेगुलेटरी बॉडी के बीच में सितंबर 2019 में जब बातचीत दिल्ली में चल रही थी, तो ये प्रॉब्लम वहां पे ये था बातचीत के दौरान कि जो आईएमसी एक्ट था, जो मेडिकल काउंसिल जिससे रेगुलेट होता था, उस एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था कि आप किसी देश में जाके किसी संस्था को, विदेशी संस्था को आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं या वहां पे जाके सीटों की जो संख्या है उसको तय कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर एमसीआई, चूंकि ये 2019 की बात हो रही है, उस समय एग्जिस्टिंग बॉडी जो थी इंडिया में मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी, वो एमसीआई था, लेकिन उनके पास ये प्रावधान और ये राइट था कि किसी भी देश के डिग्री को म्यूचुअली रिकॉग्निशन को दे सकते हैं। अब वो देने के लिए कई पैरामीटर है, सिलेबस चेक करना है, क्रेडिट आवर्स या कितने आवर्स की पढ़ाई है, कितने सेमिनार हुए, उसमें जो डिजर्टेशन या थीसिस लिखे जाते हैं उसके क्या स्टैंडर्ड होते हैं, आप कितने घंटे पेशेंट को चेक, कितने ओपीडी में आप रहते हैं, कितने आप इंडोर में रहते हैं, कितने आप आउटडोर में रहते हैं, ये कई पैमाने हैं उसके। वो सारी चीज अगर वेरीफाई हो जाता है तो उसको ये राइट था एमसीआई को कि वो किसी भी देश को म्यूचुअली रिकॉग्निशन दे सकते। इस पूरी जो बायलेटरल मीटिंग थी, ये जब सारी बातें होते गई तो नेपाल में के भी जो नेशनल मेडिकल कमीशन के कुछ रूल्स थे, उनके जो कुछ रेगुलेशंस थे, उसमें भी बदलाव करने की बात कही गई। वो बदलाव था कि इंडियन बच्चों को जो नेपाल से एमडी या एमएस करते हैं, उनको नेपाल में कैसे लाइसेंस दिया जाए, वहां के जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है या वहां के जो एग्जिट टेस्ट है उसमें कैसे बैठने दिया जाए। इसके लिए जो ये बायलेटरल जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी, इसमें ये बोला गया कि आप नेपाल में भी अपने जो रूल है, जो आपके रेगुलेशंस हैं, उसमें भी आप अमेंडमेंट कीजिए, वो भी आपने चेंज कीजिए। ये सारी चीजें चलती गई और इस दौरान क्या हुआ कि नेपाल ने अपना जो अमेंडमेंट प्रोसेस, जो अपने रूल्स में चेंज करने थे, इंडियन स्टूडेंट को जो जाके नेपाल में एमडी या एमएस की पढ़ाई करना चाह रहे हैं और वहां के जो लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है, उस लाइसेंस एग्जामिनेशन में उनको कैसे अलाउ किया जाए, कैसे बैठने दिया जाए और उस एग्जाम पास कर जाने के बाद उनको कैसे लाइसेंस दिया जाए। तो ये सारी चीजें नेपाल ने करके एनएमसी, उस समय का एमसीआई को भेज दिया। ये सारा चीज होने और उसने नेपाल मेडिकल काउंसिल ने ये भी लिखा था कि इसके अलावा आप में जो जो चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस को भी हमारे साथ साझा करें, हमारे साथ शेयर करें। जो तत्कालीन दिसंबर 19 में जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर एमसीआई था, उसने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक एमओयू तैयार किया, इसी सिलसिले में तैयार किया कि नेपाल और इंडिया के जो मेडिकल पीजी डिग्री है, म्यूचुअली उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने, एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एक ड्राफ्ट तैयार करता है, एमओयू का एक ड्राफ्ट तैयार करता है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उसको भेजता है
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नो ऑब्जेक्शन के लिए उसको लीगल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय का जो लीगल जो विधिक शाखा होता है, कि वो ड्राफ्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस किस रूल से कंट्राडिक्ट करता है, इसकी लीगल वैलिडिटी क्या हो सकती है, इसके लिए उसने अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लीगल सेल को भेजा। लीगल सेल, बहुत सारे काम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। जितने जल्दी लीगल सेल का नो ऑब्जेक्शन या उस ड्राफ्ट एमओयू ड्राफ्ट पे कोई कमेंट आए, लोगों को ये लगा कि बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये काफी फास्ट चीजें चल रही थी मई 2018 प्राइम मिनिस्टर विजिट के बाद, लेकिन ये हो नहीं पाया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लीगल सेल था, लीगल डिवीजन था, उसने इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने में, जिस ड्राफ्ट को एमसीआई ने दिसंबर 2019 में भेजा था, नवंबर दिसंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा था, उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने में, उसकी लीगलिटी चेक करने में, उसकी वैधानिकता चेक करने में काफी समय लगा दिया। और यस, जब तक उनका आता उसी समय कोविड 19 शुरू हो जाता है। कोविड 19 से हम लोग कितने लड़े हैं, कितने हम लोग की चीजें बर्बाद हुई है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हुआ, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो लीगल डिवीजन था, उस एमओयू ड्राफ्ट को एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन दे दिया, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पे दोनों जो रेगुलेटरी बॉडी है साइन करके, एमओयू साइन करके, ये दोनों देशों की डिग्री को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन अब यहां से कहानी में ये जो ट्विस्ट आ रही है, कहानी की ट्विस्ट यहां से शुरू होती है। सारी चीज बन जाने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लीगल डिवीजन के एमओयू के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चिट्ठी के बाद, चीजें कहां रुक गई? हुआ क्या कि 26 सितंबर 2020 को तत्कालीन जो बीओजी एमसीआई था, बोर्ड ऑफ गवर्नर और मेडिकल काउंसिल इंडिया का, वो डिसॉल्व हो जाता है, और उसके जगह पे नेशनल मेडिकल कमीशन आता है। अब मेडिकल कमीशन उस डेट से 26/9/2020 से मेडिकल कमीशन एक्टिव होता है, और वो अपने हिसाब से कामों को करना शुरू करता है। जो एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लीगल सेल से फाइनलाइज हो चुका है, ये बात कही जा रही है कि अब आप दोनों जो रेगुलेटरी बॉडी है, आप इसको साइन कर लीजिए। लेकिन जैसे ही 26 सितंबर 2020 को एमसीआई डिसॉल्व होता है, और उसके तुरंत बाद सेम डे एनएमसी उसको चार्ज लेता है, उसके बाद से कहानी बदलने लगी और कहानी में ट्विस्ट आने लगा। प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी हो सकती है, किसका इन्फ्लुएंस था, कौन लोग इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एनएमसी ने इसको डिले करना शुरू कर दिया। अब इस बीच में एनएमसी के माध्यम से भी एक चिट्ठी इशू हुई है, और एक चिट्ठी आपको इशू हुई थी रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एमओयू तक भी फाइनल हो गया था। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 31 मार्च 2022 को एक चिट्ठी डालता है कि जो नेपाल के मेडिकल पीजी डिग्री है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसमें 2 पॉइंट है। एक तो वो पॉइंट है कि जहां पे आप इंडिया से एमबीबीएस किए हैं और नेपाल में जाके अगर आप पीजी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी। दूसरा कंडीशन उसका था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, नेपाल में ही आप एमबीबीएस भी किए हैं, और नेपाल से ही आप कंटिन्यूसली पीजी भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज इंडिया में, इसके बारे में वो लिखा। और इस चिट्ठी के बाद 28 अक्टूबर 2022 को
एक चिट्ठी नेशनल मेडिकल कमीशन, कुछ बच्चे जो 2010 में नेपाल के एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, उससे उन लोगों ने पीजी किया था। और पीजी करने के बाद उन लोगों ने एक एसोसिएशन भी उनका है, उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर कल्याण एस। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो नेपाल डॉक्टर्स एसोसिएशन। और दूसरे जो व्यक्ति हैं कार्तिकेय गुप्ता, इन दोनों को 28 अक्टूबर 2022 को नेशनल मेडिकल कमीशन एक चिट्ठी लिखती है। ये चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो चिट्ठी था उसके रेफरेंस में लिखा गया था। और इस चिट्ठी के माध्यम से, अगर इस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, चिट्ठी को मैं अपने लिंक में नीचे भी डाल दूंगा। इस चिट्ठी पढ़ने के माध्यम से प्राइमा फेसी ये लगता है कि नेपाल का जो डिग्री है एमडी और एमएस का, वो रिकॉग्नाइज इंडिया में हो गया है। कब? जब हम डीएनबी पास कर जाएंगे, नेपाल से हम पीजी करके आएंगे, इंडिया का डीएनबी एग्जाम पास कर जाएंगे, तो वो डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये दोनों चिट्ठी पढ़ने के बाद, दोनों लेटर पढ़ने के बाद, एनएमसी का लेटर जो 28 अक्टूबर 2022 को, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का लेटर 31 मार्च 2022 को जो इशू किया गया। और ये दो जो लेटर है, इस लेटर के बिहाफ पे ही नेपाल के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या उसके द्वारा ऑथराइज कई कंसल्टेंट या कई एजेंट इंडिया में बच्चों को ये दो चिट्ठी दिखा के ये प्रॉमिस कर रहे हैं या ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि नेपाल में मेडिकल पीजी डिग्री करके आप आइए, डीएनबी का एग्जाम पास कीजिए और आपका डिग्री इंडिया में वैलिड हो जाएगा। जबकि हकीकत ये है, ये चिट्ठी, दोनों चिट्ठी जब लिखी गई है 2022 तक, इसके कुछ पेज थे, कुछ जो आज भी फंसे हुए थे। मैं उन बच्चों से जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप +2 के बच्चे नहीं हैं, आप ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं, किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपकी पढ़ाई हुई होगी और मेडिकल एजुकेशन के बेसिक चीजें आपको पता हो चुकी है, आपके कैरियर के बारे में, आपको आगे क्या करना है ये आपको पता है। तो कम से कम आप जो जाके नेपाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी के नाम पे सीट बुकिंग कर रहे हैं, ये दो चिट्ठी के बिहाफ पे, या आपने ये दो चिट्ठियों का ऑथेंटिकेशन कहीं से किया? क्या आप कभी डीएनबी एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट करती है वहां जाके आपने पूछा कि क्या कभी उसको आपने चिट्ठी लिखा कि क्या मैं नेपाल से पीजी करके आऊंगा और डीएनबी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरी डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाएगी? आपको मैं बता दूं, आपको जवाब मिलेगा नहीं। 2010 में जिन छात्रों ने नेपाल से अलग अलग सब्जेक्ट में अपनी मास्टर डिग्री की, कोई सर्जरी किया, कोई डर्मा लिया, कोई साइकेट्रिक्स लिया, कोई पीडिया लिया, उन बच्चों ने इतने मेहनत से यहां तक सारी चीजों को पहुंचाने में जोर शोर से अपनी भागीदारी दिखाई। उन बच्चों ने ये दोनों चिट्ठी लेके जब डीएनबी वेरिफिकेशन करने के लिए जब वो गए, तो डीएनबी कंडक्ट करने वाला जो बॉडी है उसका सिंपल सा कहना था कि मैं डीएनबी का एग्जाम तभी अलाउ करता हूं जब वो डिग्री हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड हो या है। तो जब डीएनबी आपको एग्जाम देने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही है,
ग्राउंड ये बताते हुए कि आपका मेडिकल पीजी डिग्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए मैं आपको डीएनबी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। अब आपको बातें समझ में आ रही है? ये जो दो चिट्ठी है, ये दो चिट्ठी में जो ये बातें लिखी गई है, जो एक लाइन लिखा गया है कि आफ्टर डीएनबी एग्जामिनेशन योर डिग्री विल बी वैलिडेट, योर डिग्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। सो फाइनली डीएनबी इसको डिनाई कर दिया। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप इन सारी चीजों से बचिए। और मैं खास करके नेपाल के उन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन या डायरेक्टर या रिक्रूटर या फिर उसके कंसल्टेंट या एजेंट जो कोई भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे आप भ्रम मत फैलाइए, ऐसे आप मिसलीड मत कीजिए बच्चों को, जिससे एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठने लगे, एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगे। कम से कम आप सच बोलिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग कंट्री में जाते हैं पढ़ने, चाइना भी जाते हैं, इजिप्ट भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, लेकिन उनको ये पता रहता है कि वहां का पीजी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है। इसको जानते हुए समझते हुए वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप उस डिग्री को रिकॉग्नाइज बता रहे हैं जो कि अभी तक डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। ये जो 2010 के जितने बच्चे हैं, इसमें एमसीआई से लेके एनएमसी को हर पेपर्स दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है, बच्चों के सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है, करिकुलम प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ट्रेनिंग, वो सारा चीज लिख के दिया गया है, वो सारे आपके सामने रहेंगे। उसके बावजूद भी वो बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं कि उनका जो पीजी का डिग्री है वो आज रिकॉग्नाइज हो जाए। उन बच्चों की एडमिशन से लेके लड़ाई करते करते 13 साल हो गए, लेकिन आज भी उन बच्चों का डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया है और उनको कोई भी टेम्पोररी या परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि नेपाल में अगर आपको पीजी करना है, आप वहां का जो एमएससी का पीजी का एंट्रेंस का जो फॉर्म होता है, अगर आप भरे हैं उसका एग्जाम दीजिए। अगर आपको नेपाल के बीपी कोइराला हेल्थ साइंस में या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वो 7-8 सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन मिलता है, और ये भी मैं बता दूं ये मेरिट पे मिलता है, ये किसी भी कंसल्टेंट एजेंट ब्रोकर के हाथ में नहीं होता है। आप एग्जाम देंगे, आप मेरिट में आएंगे, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, आप फी पेमेंट करेंगे, आपका एडमिशन कंटिन्यू होगा। उन डिग्री के उस डिपार्टमेंट दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको छोड़ के इसके भी सारे डिपार्टमेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं है। वो डिपार्टमेंट छोड़ के अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी आप ले लेते हैं, डर्मा है, सर्जरी है, अर्थो है, ऑप्शन गाइनी है, इसी तरीके से आईयूएम में भी आपका सर्जरी है, डर्मा है, पेडियाट्रिक्स है, गाइनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये सारे ब्रांचेस इंडिया में रिकॉग्नाइज है। सिर्फ और सिर्फ ये दो इंस्टीट्यूशन के, ये सर्टेन लिमिटेड कुछ डिपार्टमेंट है जो रिकॉग्नाइज है, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट उनके भी रिकॉग्नाइज नहीं है यहाँ पे। खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कोई भी डिपार्टमेंट इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इस वहम से निकलिए, एक इस फेक एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद कीजिए। चूंकि ये कोई कंसल्टेंट या कोई ब्रोकर इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, इसमें कॉलेज के चेयरमैन से लेके कॉलेज के डायरेक्टर तक इन्वॉल्व है, और आपका पैसा, आपका समय दोबारा वापस नहीं आ सकता है। कभी भी आप नेपाल में पीजी अगर करने जा रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आप एमसीआई से इस चिट्ठी का कंफर्मेशन लीजिए, इसको वैलिडेट कीजिए,
खास करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएनबी का एग्जाम देने के लिए क्या नेपाल का पीजी वैलिड है? डीएनबी नेपाल के पीजी के बिहाफ पे डीएनबी आपको देने देगी, इसको वैलिडेट कर लीजिए। और इस तरह के स्कैम से, इस तरह के झूठी वादे, कस्में वादे से आप दूर रहें। ये आपके लिए और आपके कैरियर के लिए बेहतर होगा। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नेपाल में एमबीबीएस के एडमिशन में किस तरीके के खेल हुए हैं और किस तरह के स्कैम हुए हैं। क्या पैसा दे के सीट रिजर्व कराना एडमिशन की गारंटी है? अगले एपिसोड में इस पे डिटेल्स में बातचीत होगी। थैंक यू।